ना हो, उसके लिए यहाँ पे अब आपको एआई की ज़रूरत है। एआई के आप कोई एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जो सेंसर्स का डाटा लेके ये डिसाइड करेंगे कि आज पानी लगने की ज़रूरत है या नहीं। लर्निंग भी हो सकती अब उसमें देखिए ना, अब ये जो चीज़ है ये एआई में 2-3 तरीक़ों से हम करते हैं। एक तो इसमें जो तरीक़ाकार है वो हम उसमें यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन रूल्स। इफ एल्स के रूल्स बना लेते हैं बहुत सारी, इसमें मशीन लर्निंग यूज़ नहीं होती। दूसरा जो ऑप्शन है वो आप मशीन लर्निंग को भी यूज़ करते हैं कि मशीन लर्निंग के थ्रू आप ये डिसीजन करवाएं कि जो है ना ये काम होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होगी। मैंने तो बात बड़ी क्लियर कर दी है कि जो सेंसिंग है उसका काम सिर्फ इन आप एक चीज़ आपने चीज़ खाई, ठीक है, आपने नीम का पत्ता खा लिया, चबा लिया आपने, जैसे ही आप अपने ज़ुबान पे रखेंगे फ़ौरन एक सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन को ये तो कड़वा है। अगर उसको खाना है ये नहीं खाना है ये आपका फ़ैसला है। हो सकता है डॉक्टर ने कहा हो कि रोज़ 2 पत्ते खाया करें, तो फिर अगर खाने तो कड़वा भी फिर भी हम खा रहे हैं। ज़ुबान ने अपना काम कर दिया, उसने आपको एक सिग्नल भेज दिया, सेंस करके सिग्नल भेज दिया कि ये चीज़ कड़वी है। सेंसर का यही काम, जिस चीज़ के साथ सेंसर अटैच कर दी वो स्मार्ट हो गई। ह्यूमन नर्वस सिस्टम सेंसर स्मार्ट नहीं। अगर ये आप सुनने की सेंस, देखने की सेंस, चखने की सेंस, टच करने की सेंस ख़त्म कर दे तो आपका ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन के तो आपने सारे डिवाइसेज उतार के रख दिया है, इनपुट ही ख़त्म होती है। ब्रेन ने तो डिसीजन लेना है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स, जो उसको इनपुट मिल रही है। इसी के अंदर स्मार्ट गाड़ी के अंदर इसीलिए वो हर तरह के कैमरे लगे होते हैं। अगर जंप आता है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि स्मार्ट क्या चीज़ है। आप गाड़ी रिवर्स करते हैं ना तो पीछे सेंसर लगे होते हैं, तो वो अगर आपने कभी देखा है किसी ऐसी गाड़ी देखी जिसमें सेंसर लगे हुए हैं, तो वो मतलब बैक कैमरा 5 फुट से कम फासले में बीप करना शुरू, और जैसे फासला कम वो तेज से बीप बढ़ती जाती है, क्या फासला और कम हो रहा है। तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, बीप है। अलर्ट करो। देखिए आप स्मार्ट को ना, आप स्मार्ट को वो वाला स्मार्ट ना लें कि मैं कहूँ कि जी इजाज़ बड़ा स्मार्ट बंदा है। इंसानों वाला स्मार्ट नहीं, ये मशीनों वाला स्मार्ट है। मशीनों वाला स्मार्ट का एक ही मतलब है, बड़ी सादा सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अगर सेंसर लगे हैं चाहे एक ही क्यों नहीं लगाए वो चीज़ स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब एक ऐसी चीज़ है जो सेंस कर सके अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया कम हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ गई, शोर बढ़ गया कम हो गया, सेंसर इनपुट भी दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ तो यही है, लेकिन वो कैसे होता है, वो असल में ऐसे होता है कि सेंसर ने हर सेकंड के बाद या 2 सेकंड, वो बल्कि सेकंड के भी 10वें हिस्से में इनपुट मुसलसल दे रहा है, तो जब चेंज आएगी तो पता चल जाएगी। आप 1 सेकंड बाद चेक, वो आपने मर्जी है कि आप हर सेकंड में चेक करें, हर 10 सेकंड बाद चेक करें, हर मिनट बाद चेक करें, तो आपकी मर्जी है। इट डिपेंड कि आपको कितना इंटरवल आपको सूट करता है आपको। तो सेंसर तो आपको हर उसके सेकंड के 10वें हिस्से में या 5वें हिस्से में आपको इनपुट दे रहा है। कुछ सेंसर है वो हर 1 सेकंड बाद इनपुट दे रहे हैं, कोई 2 बार देते हैं, कोई सेकंड के 10वें हिस्से में देते हैं, डिपेंड मुख्तलिफ सेंसर मुख्तलिफ। तो वो तो जैसे ही इनपुट वैल्यू चेंज होगी वो आपको पता चल जाएगा। वो तो कंटिन्यूसली उन्होंने हर सेकंड में उन्होंने इनपुट लेनी है, जैसी चेंज आएगी वो आपको उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। नहीं डिले तो हम सेंसर ने अपने जो उसका फिक्स है ना, अगर उसमें 1 सेकंड अपने टाइम इंटरवल रखा है तो उसने हर सेकंड के बाद इनपुट उसने लेते रहना है। आपने एक्शन 10 सेकंड के बाद लेना है कि 1 मिनट बाद, वो आपकी मर्जी है, वो इंटरवल आपने अपना सेट करना है। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये स्मोक की बात कर रहे हैं, तो वो तो आपको हर सेकंड के बाद आपको स्मोक की लेवल वैल्यू बता रहा होगा, तो आप उसमें सेट कर देंगे जैसे ही स्मोक की वैल्यू रेंज 10 से बढ़ जाए तो अलार्म बज जाना चाहिए। अच्छा अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने सेंसर लगा दिया,
उसके साथ आपने उसको ऑटोमेट कर दिया है, ये ऑटोमेट कर दिया है कि जैसे ही वैल्यू, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि जब अगर वैल्यू 10 से नीचे हो तो अलार्म नहीं बजेगा, जो फायर अलार्म है। जैसे 10 से ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी तो अलार्म बज जाना चाहिए। ये भी ऑटोमेट भी कर दिया है, सेंस भी हो गया। लेकिन अभी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर कमरे में सेंसर लगा हुआ है या सिगरेट पिए तो ये जलने लग जाता है, ये शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये सिगरेट पे चला, इसका मतलब ये गलत चला है, पर वो अब जो भी है, तो ये स्मार्ट तो है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। ये जो अलार्म लगे हुए हैं ये स्मार्ट तो हैं, इंटेलिजेंट नहीं है, तो इनको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी मतलब देखें ना, स्मार्ट सिटी से मुराद है कि जहाँ स्मार्ट बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ स्मार्ट है। ये नहीं स्मार्ट है, हर जगह सेंसर लगे हुए हैं, हर जगह आपके दरवाजे पे लगे हैं, आपके कमरों में लगे हैं, इवन बंदे के साथ सेंसर लगे हुए हैं। आपने जो वॉच पहनी हुई है आपने, उसके बाद आप जो रोड क्रॉस करने लगे हैं वहाँ साइडों में सेंसर लगे हुए हैं। आप रूम किसी बिल्डिंग में एंटर होते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है, वहाँ सेंसर लगे हुए हैं। आप और गेट एंट्री हर जगह सेंसर लगे। सबसे ज़्यादा इसमें RFIDs लगी, रेडियो RFIDs भी हैं, RFIDs भी एक टाइप है इनपुट की, और भी बहुत सारे सेंसर। फॉर एग्जाम्पल अब ये असल में ये फील्ड जो है आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले जो प्रपोज हुई थी, उसका नाम इन्होंने रखा था परवेजिव कंप्यूटिंग। परवेजिवनेस एक ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो अपने इर्द गिर्द होने वाली चेंजेस को सेंस करते हैं। मिसाल के तौर पर परवेजिवनेस ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे अगर पसीना आ रहा है, AC चल रहा है, तो AC को खुद ब खुद तेज़ हो जाना चाहिए, मतलब उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो हो जाना चाहिए। फिर आमतौर पर हम क्या होता है कि हम रात को सो रहे हैं, AC चल रहा है, ठंड लगती है तो ऊपर हम कुछ चादर ले लेते हैं या कोई, तो हमें ये नहीं, AC को खुद फील हो, पता चलना चाहिए कि अब कूलिंग ज़्यादा हो गई है, बंदे को ठंड लग रही है, तो उतना टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाए। इसको कहते हैं परवेजिवनेस। ये पुराना एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस वक्त ये 15-16 साल पहले नहीं पता था कि IoT इतना एडवांस कर देगी, उतना तो ये आप पिछले 5-7 साल से फिर IoT की अब टर्म यूज़ होती है इसको। और IoT में हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा, परवेजिवनेस में ये था कि सेंस कर रहे हैं बस, या ऑटोमेट कर रहे हैं। IoT उससे भी एक स्टेप आगे है। IoT में हम ये कर रहे हैं कि हम सेंसर्स को, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को, और अपने जो हमारा क्लाउड का सिस्टम है, और भी जितने भी डिवाइसेस हैं, सबको कनेक्ट कर दें एक दूसरे। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आप बैठे इस्लामाबाद हैं, आप इस्लामाबाद में बैठ के भावलपुर अपने घर में आप जो है ना अपना लॉन का वाटर सिस्टम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ना, तो मतलब आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करके, और अदरवाइज़ आप कैसे करेंगी? आप लाइट जलती रहेगी, आप ऑफिस आ गए, आपको याद है कि जी, या आपने स्टोव जलाया, बंद करना भूल गए, तो आप अपने मोबाइल को ऑफ कर दें, ऑन कर दें किसी की। तो ये आप ये बाकी सारे डिवाइसेस भी हमने IoT में सेंसर्स के साथ कनेक्ट कर दिए, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए IoT, और अगर एक डिवाइस सिर्फ स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। एक डिवाइस है, कोई सिस्टम है, वो इंटेलिजेंट है और वो स्मार्ट नहीं है, तो उसका भी आज के हालात में कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। तो आजकल और आने वाले टाइम में जितने भी डिवाइसेस होंगे वो दोनों ही होंगे, वो स्मार्ट भी होंगे और वो इंटेलिजेंट भी होंगे। इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम उसको AI यूज़ करेंगे, और स्मार्ट बनाने के लिए हम उसको IoT और सेंसर और बाकी चीज़ें। बाकी इंटेलिजेंट कैसे बनाना है, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। इंटेलिजेंट क्यों बनाते हैं किसी भी चीज़? इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? सोचने समझने की सलाहियत को। डिसीजन और प्रेडिक्शन हो जाए, प्रेडिक्शन। हाँ जी, आप बताएं। प्रेडिक्शन, हाँ जी, आप बताएं किस चीज़ को इंटेलिजेंट कहेंगे आप?
पहले जज कर लेना। ये वैसे तो खैर इंटेलिजेंस के बहुत सारे मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, आप डिक्शनरी में देखें, नेट पर सर्च करें, लेकिन हमारे कंप्यूटर साइंस में हम उस चीज़ को इंटेलिजेंट कहेंगे जो डिसीजन ले सके। ठीक है, हाँ ये लहदा बात है कि डिसीजन लेने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, मतलब 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन चेक करेगा कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, A B C D, फिर उनको कंपैरिजन भी करना पड़ सकता है, उसको प्रेडिक्शन करनी पड़ सकती है उसको। तो उसको मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने लाहौर जाना है, तो वो प्रिडिक्ट करेगा इस चीज़ को कि जी मौसम अच्छा होगा और जो मैं काम करने जा रहा हूँ दफ्तर खुला होगा, तो वो फिर सीन लेगा और फिर वो चला जाएगा। हाँ ये वहाँ जाकर पता लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, हो सकता है उसकी प्रेडिक्शन ठीक हो। सर प्रेडिक्शन या डिसीजन जो है पीछे किसी चीज़ पर होगा ना, जी सर वो जैसे हिस्ट्री है, डाटा है, वो तो सीधी सी बात है, उसको कहते हैं नॉलेज की। जो आप बात कर रही हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम कहते हैं नॉलेज। अब नॉलेज और इंटेलिजेंस दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नॉलेज ये है कि हम रट्टा लगा के भी बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं, हम किताबें इकट्ठी की हुई हैं, हमने कमरे में रखी हुई हैं, वो भी एक नॉलेज है। अब जब हम फ़ायदा हम उससे तब उठा सकते हैं कि जब हम उसको स्टडी करें या उसको इस्तेमाल करें। बहुत तो नॉलेज जो है वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा है, उस कलेक्शन ऑफ डाटा को एक अच्छे पर्पज़ के लिए कैसे यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद अगर आप सही डिसीजन ले जाते हैं तो वो इंटेलिजेंस है। ये 3 4 सर 5 इंटेलिजेंस को मॉडल भी कह सकते हैं। मॉडल तो कुछ और चीज़ होती है, मॉडल तो हम खुद बनाते हैं। नहीं सर वो देखें ना कि नॉलेज जैसे इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं, उस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम नॉलेजेबल ना, तो नॉलेज जब नॉलेज आता है तो फिर हम वो अगर काफ़ी सारा नॉलेज है तो एक दफ़ा का नॉलेज तो काम नहीं देगा, उसके लिए अगर 100 बार कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस फिर एक्सपीरियंस में जाके। मैं एक मुझे बात बताएं, आपने क्लास 6 में 7 में 8 में 9 में मुझे याद है मैंने मैट्रिक में हमारे उस वक्त हुआ करते थे मसला फीसा और हाँ वो हमें पढ़ाया जाता था, कसम ले लें कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल हो। ठीक है, तो प्यासा मतलब कबाब और भी तो बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े हमने, थ्योरम्स प्रूव करते हैं, कभी इस्तेमाल हुए डॉक्टर साहब बताएं, मुझे तो नहीं लगता कि इस्तेमाल हुए हैं जी। और भी बहुत सारे प्यासा कबाब भी बहुत फिर सारी चीज़ें, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स हमें पढ़ाई जाती है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तब भी इस्तेमाल नहीं हुई। तो मैं बड़ा हैरान। इस्तेमाल करने की चीज़ें तो कुछ ना किसी बेस अच्छा चले बाजी आप मुझे बताएं कि मसला फीसा वर्क में कहाँ इस्तेमाल ट्रायंगल की 2 साइड्स अगर आपको पता हो तो थर्ड साइड आप मैं इस्तेमाल मेरे डेली लाइफ में कहाँ करनी है? किसी भी एरिया का आप तीसरी साइड फाइंड आउट करनी हो, मसला कहाँ मुझे प्लॉट है सर, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट है, उसके आपके पास 2 साइड। अच्छा ये तो अगर ट्रायंगल होगा तो वो है ना, मतलब देखिए किसी न किसी जगह तो इस्तेमाल हुआ ना, अब ये तो क्या है यानी कि 2 ऑप्शन मौजूद हैं तो तीसरी आप ले सकते हैं। चले मान लेते हैं जी किसी कोई ना कोई शख्स दुनिया में इस्तेमाल करता होगा, है जी कोई आर्किटेक्ट शायद इस्तेमाल करता हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ कि हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस और हमें उस तरह ट्रेन नहीं किया जाता, हमें उसका इस्तेमाल नहीं पता होता। मैं उस सेंस में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हम एक बच्चा जब एक छोटा बच्चा होता है हम उसको स्कूल में दाखिल कराते हैं तो 10-12 साल बेचारा स्कूल में पढ़ता है, फिर 2 साल कॉलेज में। मैं मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस पे बात नहीं कर रहा, मैं और बात कर रहा हूँ कि हम उसको इतना नॉलेज देते हैं। कुछ बुकिश नॉलेज होता है जो बुक से पढ़ता है, टीचर भी वही पढ़ाते हैं। कुछ नॉलेज होता है जो वो खुद धक्के खा के या पेरेंट्स के डांट खा के वो सीखता है, मतलब। लेकिन मैं छोटी बात बताता हूँ मैं आपको, छोटे बच्चे हम आमतौर पे जब क्रॉलिंग करते हैं, ये घर में ये नीचे स्विच लगे होते हैं ना, बच्चा उसमें उंगली देने की कोशिश ज़रूर करता है, या गर्म चीज़ होगी ना उसको टच करने की ज़रूर करेगी। अच्छा तो आप बच्चे को डेली समझाएं, आप थोड़ी देर में वो फिर वही काम करेगा, तो किधर गया आपका बुकिश नॉलेज? मैं ये बात कर रहा हूँ। हाँ एक दफ़ा गर्म चीज़ को हाथ लगाएगा, हाथ जलेगा, सारी ज़िंदगी नहीं लगाएगा। एक दफ़ा उसमें आप उंगली देगा, करंट लगेगा, सारी ज़िंदगी कहीं भी नहीं जाएगा। हालांकि छोटा बच्चा होता है 1.5 को, उसको समझ लगी जाती है, उसको ये मैंने नहीं करना। ये एक्सपीरियंस नॉलेज, दिस इज़ द नॉलेज। मैं इस नॉलेज की बात कर रहा हूँ। असल नॉलेज ये है कि जो हम लर्निंग से, एक्सपीरियंस से सीखते हैं।
दिस इज़ कॉल्ड लर्निंग। जो मशीन लर्निंग भी इसी चीज़ है कि हम ट्रेन करते हैं एक चीज़, तो फिर उसकी लर्निंग हो जाती है, फिर उसकी ट्रेनिंग के बाद उसकी लर्निंग हो जाती है। जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतने अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनपुट है वो मशीन लर्निंग से आता है। मशीन लर्निंग उसको कैलकुलेट करके देता है। मशीन लर्निंग तो एक प्रोसेसिंग का एक तरीका है, इनपुट नहीं। मशीन मैंने तो बताया ना कि कोई भी चीज़ ले लें उसके तीन हिस्से हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब इनपुट आप कीबोर्ड के थ्रू ले सकते हैं, आप माइक के थ्रू ले सकते हैं, आप कैमरा के थ्रू ले सकते हैं, आप सेंसर यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करेंगे, आप साफ ज़ाहिर है, ठीक है। माइक के थ्रू बोलेंगे आप, कैमरे के थ्रू वीडियो ले रहे हैं आप, सेंसर के थ्रू और भी डिफरेंट तरीके। तो ये इनपुट लेने के तरीक़ेकार हैं। अब उसको प्रोसेस कैसे करना है, प्रोसेस करने में आप मशीन लर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप डीप लर्निंग यूज़ कर सकते हैं, आप प्रोडक्शन रूल यूज़ कर सकते हैं, आप फजी लर्निंग यूज़ कर लें, आप जेनेटिक एल्गोरिथम यूज़ कर लें, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मेथड, न्यूरल नेटवर्क यूज़ कर लें। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। फिर आउटपुट कैसे आनी है? आउटपुट हो सकता है आपने एक बड़ी सारी टीवी स्क्रीन है उस पर शो करानी है, हो सकता है आपने मोबाइल पे शो करानी है, हो सकता है आपको प्रिंट आउट चाहिए, आपको हो सकता है आप कहेंगे जी ईमेल हो जाए, हो सकता है SMS हो जाए, सारी डिफरेंट किस्म की आउटपुट। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। जैसे मेरा MS का वाइवा था ना 2005 में, मैंने बड़ी इस पर वो करवाई थी मैंने अपनी। तो टेक्निक और मेथड दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैंने जो मेरा MS का थीसिस था वो इमेज प्रोसेसिंग में था, उसमें मैंने लिटरेचर रिव्यू में न्यूरल नेटवर्क्स पे मैंने कहीं लिख दिया कि न्यूरल नेटवर्क एक टेक्निक है। तो डॉक्टर जमाल जो थे वो मेरे एक्सटर्नल थे, प्रोफेसर थे वो। तो हमें पता था और न्यूरल नेटवर्क यूज़ भी नहीं किया, मैंने फजी लॉजिक तो कहते हैं कि ये आपने लिखा है न्यूरल नेटवर्क जो है वो टेक्निक है, ये आपने कैसे लिखा? मैंने कहा जी मुझे तो ये लगता है टेक्निक है। उन्होंने खैर को 15 मिनट इसके ऊपर मुझे अच्छी खासी सुनाई उन्होंने कि आप, तो उन्होंने कहा जाके ना सर्च करना, ये टेक्निक नहीं ये मेथड है। मुझे ज़्यादा नहीं था कि ये भी फ़र्क होता है। तो मेरे लिहाज से तो दोनों सेम थे। खैर वाइवा ख़त्म हुआ, मैं सीधा लैब में गया, जाके मैंने नेट चल रहा था, मैंने गूगल पर सर्च किया। तो मैं जहाँ भी लिखूँ न्यूरल नेटवर्क से टेक्निक, मुझे कहीं नहीं लिखा, हर जगह न्यूरल नेटवर्क से मैथडोलॉजी या मेथड है। खैर वहाँ तो टाइम थोड़ा था। उसके बाद मैंने आगे बड़ा सर्च किया, तो तब जाके मुझे असल चीज़ समझ आई कि पीछे उनका मकसद क्या था। तो स्टूडेंट और एक स्टूडेंट में और एक सीनियर बंदे में यही फ़र्क होता है कि हम बहुत सारी टर्म्स को सेम समझ रहे होते हैं, वो सेम नहीं होती, बहुत फ़र्क होता है। और एक्सपर्ट जो होगा ना वो उस टर्म को ट्रू मीनिंग में यूज़ करेगा, उसको पता होगा कि मैंने कहाँ ये टर्म यूज़ करनी, कहाँ ये। तो वैसे आप मेरे को बताना पसंद फरमाएगा कि मेथड और टेक्निक में क्या फ़र्क हो सकता है? मेरे ख्याल में मेथड जो है प्रोसेसिंग मॉडल है, इसकी बेस पे आप कुछ कैलकुलेट करते हैं, जैसे और टेक्निक मेथड है और टेक्निक और टेक्निक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, गैजेट चीज़ों को कंबाइन करके एक आउटपुट जनरेट हो जाए, तो एक नॉर्मल टेक्निक है। और सर ट्रिक कर लें, गैजेट कर लें। टेक्निक क्या होती है? आमतौर पर कहते हैं यार बड़ी टेक्निक लगाई फलां बंदे ने ये काम ऐसे कर दिया। जैसे टेक्निक में मतलब हमने Technical इमेज को डिटेक्ट किया, टेक्निक है टेक्नोलॉजी से, कोई ना पूरी कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे इमेज को डिटेक्ट किया, इमेज कैप्चर की। देखिए मैं आपको बताता हूँ टेक्निक या जो टेक्निक जो होती है वो इंजीनियर्ड होती है ना। तो मिसाल के तौर पे कि गियर कैसे काम करता है गाड़ी का, ये एल्गोरिथम है। टेक्निक्स तीन है, उसमें टेक्निक्स तीन है, सुपरवाइज, सेमी सुपर और अनसुपरवाइज, तीन टेक्निक। तो
अब वो न्यूरल नेटवर्क्स को हम टेक्निक क्यों नहीं कह सकते, इसका मैंने थोड़ा सा जब मज़ीद देखा तो जो ह्यूमन इंजीनियर्ड चीज़ें होती हैं ना वो मेथड्स होते हैं, मेथड जो चीज़ें हम मतलब ये जो वो टेक्निक होती है, जो आप नेचर को देख के कॉपी करते हैं वो टेक्निक होती है। नेचर को देख के कॉपी करते हैं वो टेक्निक है। नहीं, मैं उल्टा बता रहा हूँ, वो मेथड है, जो ह्यूमन इंजीनियर्ड होता है वो टेक्निक होती सर न्यूरल नेटवर्क एक मेथड है कि टेक्निक है, एक method है। ये बेस्ड हो रहा है ब्रेन पे। है ब्रेन पे, ये मेथड है। अभी आपने कहा कि जो नेचर को देख के बनाते हैं नहीं मैंने वो उल्टा कह दिया मैंने। जो ह्यूमन इंजीनियर चीज़ है ना, जो भी ह्यूमन इंजीनियर चीज़ है वो जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों की डिस्कवर्ड होती है, इंसानों की बनाई हुई है। तो मेथड में हम जो नेचर से चीज़ें होती हैं उनको कॉपी कर रहे होते हैं। सर इस तरह के मेथड बहुत सारे हैं जो हम नेचर से कॉपी नहीं किए तो हम उसको फिर मेथड नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे हम न्यूरल नेटवर्क्स तो चलो ब्रेन बेस्ड है और ये फजी लॉजिक्स है, जो दूसरे एल्गोरिथम्स हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम ये भी है, ये भी मेथड है। आप डिफरेंट जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं उनको कॉपी कर रहे हैं ना। सर इसमें कई ऐसे होंगे जो नहीं होंगे बायोलॉजिकल। चलिए आप इसको सर्च करिएगा, स्टडी करिए। नहीं सारी स्टडी मैं नहीं करनी है, फजी लॉजिक नहीं है, वो सारी स्टडी Google based है। मेरी बात सुने सारी एग्जांपल दे मैं नहीं तो आप स्टडी करें ना, आपका काम एक देखें, आप एक रिसर्चर हैं, आप एक PhD स्कॉलर हैं, आपका काम एग्जाम्पल देना नहीं है, आपका काम एक्सप्लोर करना है, जाके एक्सप्लोर करें आप हाँ जी भाई। मेरी जो मेथड का मतलब जो मैंने न्यूरल नेटवर्क में काम किया है ना उसमें मुझे ये था कि एक बेसिक मॉडल है जिसपे मॉडल को यूज करते हुए आप एक रिजल्ट गेट करते हैं। मैडम मेथड और मॉडल एक ही चीज़ है। पूरा प्रोसीजर है जो मॉडल होता है ना वो भी बेसिकली एक मेथड ही होता है। मेथड मॉडल मेथड और जो सिंस फर्स्ट स्टेप से एंड तक रिजल्ट प्रोड्यूस करना है जो भी कुछ करें चलें आप इसको एक्सप्लोर करें, इसको पढ़ते रहें, इसको और एक्सप्लेन और एक्सप्लोर करते रहें इसको। तो बहरहाल जो प्रोसेसिंग है उस चीज़ की, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है उसमें आपके पास AI की बहुत सारी मेथड्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कहाँ मेथड को यूज़ करना है, कहाँ टेक्निक को यूज़ करना है, वो आप उनको यूज़ करके और उस सिस्टम को या ऑटोमेट करते हैं या इंटेलिजेंट बनाते हैं या दोनों काम करते हैं। तो AI है, AI की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये आपका डाटा बताएगा। डाटा कहाँ से आ रहा है? इनपुट के थ्रू। अब इनपुट करने के हम ये मैंने 4 तरीके देखे हैं, ठीक है। कीबोर्ड के थ्रू जो डाटा लेंगे वो आपका कौन सा डाटा होगा? टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा जो माइक के थ्रू जो वो भी स्पीच होती है, वो होता है वॉइस डाटा। ये टेक्स्ट डाटा होता है। माइक के थ्रू लेंगे वो कौन सा डाटा होगा? वॉइस या स्पीच। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास कैमरा है। एक कैमरे के थ्रू जो आप डाटा लेंगे या वो इमेजेस होंगे या वो वीडियो होगी। वीडियो भी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ही होता है। जो चौथा ऑप्शन है वो है सेंसर्स। वो आमतौर पर न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिक्स में वैल्यूज़ होती हैं। तो ये जो 4 टाइप्स हैं, सर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करके इमेज ही होगा ना, इमेज ही होगा ना। स्कैनर भी तो एक वो भी तो बेसिकली कैमरा ही है जो स्कैन कर रहा है। तो ये जो 4-5 टाइप्स हमने, ये डाटा की टाइप्स हैं। टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, या और फिर टेक्स्ट के आगे फर्दर टाइप है। न्यूमेरिकल डाटा होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, अल्फ़ा में दोनों मिक्स हैं, ये सारे डाटा। तो ये जो डाटा को देख के फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। ताकि अगर आपके पास टेक्स्ट डाटा है फिर आपको NLP यूज़ करनी पड़ेगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। अगर वो इमेज है तो इमेज प्रोसेसिंग यूज़ होगी। अगर वीडियो है तो कंप्यूटर विजन या वीडियो प्रोसेसिंग उसमें यूज़ होगी। अगर फिर इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। आमतौर पे अगर डाटा का साइज़ बहुत ज़्यादा है और आपको उसमें से पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं फिर हम डाटा माइनिंग करते हैं। और अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट माइनिंग करते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ हमारे पास AI में डिफरेंट, फिर
तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट ब्रांचेज हैं। अच्छा, फिर आप ये कर सकते हैं कि हम हो सकता है आपका सिर्फ काम इतना ही हो कि जो डाटा को देख के डिसीजन लेना है, तो ये सिंपल इफेक्ट्स रूल्स या उनको प्रोटेक्शन रूल्स भी बोलते हैं, वो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नया डाटा आ गया है तो क्या होगा? प्रोटेक्शन रूल की प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डाटा नया आ गया है, अनएक्सपेक्टेड डाटा आ गया, रियल टाइम पे आप डाटा ले रहे हैं और उसमें आप मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोग्राम बना दिया कि 60 मार्क्स हैं तो बी ग्रेड है, 70 है तो सी है, 80 है तो बी है, 90 है तो ए ग्रेड है। ठीक है? तो अगर किसी बंदे ने नंबर 105 एंटर कर दी फिर क्या करेंगे? ठीक है, वो तो वही कंडीशन शो होगी। तो वही कहते हैं आपने 90 से 100 तक ये दे रहे हैं, अब ये आपका अनएक्सपेक्टेड डाटा है। तो इस तरह के बहुत सारे डाटा जो है वो अनएक्सपेक्टेड डाटा अगर आए तो अगर आपने वो रूल्स के थ्रू किया हुआ है तो आपका वहाँ स्टक हो जाएंगे, नो आंसर, आपका सिस्टम कुछ भी आंसर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है कि अगर अनएक्सपेक्टेड डाटा, अगर आप मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं तो वो अनएक्सपेक्टेड जो क्यूरीज होती हैं जो आपने उसमें फीड नहीं भी की हुई उनका भी आंसर करेगा। बस कोई बात ये है ना कि उसमें भी 80% 90% तक अगर करेक्ट है। अब मिसाल के तौर पे आप एप्पल जो है ना वो एक आप वो बना रहे हैं पैकेजिंग का एक सिस्टम है जो एप्पल को पैक कर रहा है, तो एक वो टेप चल रही है उसके ऊपर एप्पल पड़े हुए हैं, आपने कैमरा लगाया हुआ, तस्वीरें आ रही हैं आपकी, उसमें जो कच्चे हैं वो अलहदा कर देने, जो ओवर राइप है वो अलहदा कर देने आपने। तो ओवर राइप कैसे अलहदा करेंगे? अब हर एप्पल में कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, इसके ऊपर आप रूल्स नहीं यूज़ कर सकते। आप कहेंगे इफ़ एप्पल इज़ मतलब ऑरेंज, तो इमेज में भी तो डिसीजन तो पीछे तो डिसीजन यही लगेगा। ये तो बता रहा हूँ ना, पिक्सेल्स को आप किससे मैच करेंगे? यानी ये बताएं, आप एक सैम्पल इमेज लेंगे उससे मैच करेंगे। अगर 3 इमेज ले लिया आपने, एक ओवर राइप का, एक नॉर्मल का और एक जो है जो अभी राइप नहीं हुआ, तो अगर वो तीनों से मैच नहीं हुआ तो फिर यही तो बता रहा हूँ ना कि आप 3 जो क्लासेज आपने ली हैं, ठीक है, आप एक जो वो एप्पल जो आपने पैक करने हैं जो दरमियान वाली कैटेगरी है उसमें आप कितने इमेजेस रखेंगे? 2, 4, 5, 10 कितने रखेंगे? अगर इनमें से कोई भी मिलता जुलता तो आप वो सही है, कितने रखेंगे? 5, 10 कितने रखेंगे? हाँ, तो डाटा तो जो ट्रेनिंग करनी इसी भी करनी और डाटा वो और चीज़ है। मैं वो और देखें जो आप ट्रेनिंग, मैं तो ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि जब आपने ट्रेन करना है, देखें मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से 500 स्टूडेंट ने गुजरना है, आपको बाहर बिठा दिया, आप कंप्यूटर हैं, मैंने आपसे कहा कि जो ब्लू यूनिफॉर्म वाले हैं ना उनको नीचे भेज दें, जो रेड वाले हैं उनको राइट पे और जो येलो वाले उनको लेफ्ट पे भेज दें। तो स्टूडेंट आते जाएंगे, आप उनको यूनिफॉर्म का कलर देखते जाएंगे और उनको ऐसे भेजते जाएंगे। बीच में आके ग्रीन यूनिफॉर्म वाला क्या करेंगे? आपकी ट्रेनिंग जो हुई है वो इस हिसाब से हुई है इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर, एक चौथा अननोन पैरामीटर आ गया, आप क्या करेंगे? नहीं देखिए ना, वही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये जो चीज़ें हैं यहाँ फिर सिंपल पैटर्न मैचिंग काम नहीं आएगी आपकी। ये तो जिसने वो मॉडल बनाया है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो थ्रेश होल्ड क्या रखता है, किस लेवल पर जाके रिजेक्ट कर रहे हैं, किस पे आप मतलब एक दरमियान में हो सकता है आप एक इधर ए में ले जाएँ, ए में ले जाएँ, या बी और सी के दरमियान में तो बी में ले जाएँ, सी में ले जाएँ, वो आप में वो तो आप